हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि आपके एचएएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ एज यू नो, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो सेंटर में आपको बाइकैमरलिज्म देखने को मिलती है। लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, अपर हाउस दैट इज द राज्यसभा। आपसे पूछा गया है इसकी इंपॉर्टेंस। क्या पूछा गया है? इसकी इंपॉर्टेंस। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू एनहांस इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली कुछ मेजर्स आपको बताने हैं कि कैसे आप इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा सकते हैं। सो अगेन क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको कोट करना पड़ेगा कि आप अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके। डन। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, सो इट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट्स। सो एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। एंड क्योंकि ये अपर हाउस एग्जिस्ट करती है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की, उसे लिए आपको एक अपर हाउस दिया गया है। सो इट इज अ परमानेंट हाउस and not subject to dissolution, but 1/3 of its members retire every 2 years, that we know। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपको इसकी जो वर्किंग है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कैसे वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाती है। सो रोल एंड रेलेवेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसीजर। नाउ अगर हम बात करते हैं राज्यसभा जो पार्टिसिपेंट्स है, इट पार्टिसिपेट्स इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट यहां पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इट कैन इनिशिएट, कोई भी बिल है, इनिशिएशन हो सकता है, अमेंड कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है किसी बिल को। लेकिन कौन से बिल्स को ये रिजेक्ट नहीं कर सकती? मनी बिल्स को ये रिजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव डोमेन किसका है? लोकसभा का है। However, in case of a deadlock, supposedly कोई deadlock हो चुका है between the two bills, so a joint sitting can be covered। So आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा का एडवांटेज रहता है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? लोकसभा की है। तो मेजोरिटी, आप कह सकते हैं ज्यादा दबदबा किसका है? इट इज लोकसभा। However, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा cannot initiate or amend the constitution amendment bills which require a special majority in both the houses। नेक्स्ट, दूसरा अगर हम बात करते हैं ओवरसाइट। ओवरसाइट बेसिकली क्या है? जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव, अनफेटेड पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास ना आ जाए, तो एक तरह से राज्यसभा इनसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। क्वेश्चंस, रेजिंग मोशंस, पासिंग द रेजोल्यूशन एंड सो ऑन। सो ओवरसाइट का काम करती है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। ना अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर का एक की नोट बन जाती है। सो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द फेडरल प्रिंसिपल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्लूरलिज्म एंड हेट्रोजेनिटी। सो राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है हर स्टेट से। सो आप ये कह सकते हैं प्लूरलिज्म है और डाइवर्सिटी काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर आइडेंटिटी है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, डेलिब्रेशन की अगर बात करते हैं, सो अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, इट एक्ट्स एज द चेंबर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। सो डिबेट एंड डिस्कशन प्लस अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, यहाँ पर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखते हैं एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू भी किसमें आपको देखने को मिलता है? राज्यसभा में देखने को मिलता है। सो धीरे धीरे आप कह सकते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ राज्यसभा हैज डिक्लाइंड, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। प्लस अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस हैं, पार्टिसन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, लैक ऑफ डेकोरम है। इसीलिए जो राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो रिड्यूस हो रही है। सो रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है? सबसे पहले यहाँ पर आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं इनकी लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो बेसिकली जो राज्यसभा है उसको धीरे धीरे करके ज्यादा पावर्स देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इनहैंसिंग दी ओवरसाइट। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे पार्लियामेंट्री टूल्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि ये एफिशिएंट काम और बेहतर काम कर पाए। नेक्स्ट, इंप्रूविंग दी रिप्रेजेंटेशन। नाउ राज्यसभा शुड बी रिफॉर्म्ड टू इंश्योर fair and equitable representation of the states and the union territories। ना यहाँ पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर सेक्ट से, विमेन हो, माइनॉरिटीज हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, तो आप ये कह सकते हैं एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
यहाँ पर हम इंप्रूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। प्रमोटिंग डेलिबरेशन, यहाँ पर बेसिकली आप फोस्टर कर सकते हैं कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, क्योंकि ये अपर हाउस है, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, तो एक तरह से इसको ज्यादा पावर्स देनी चाहिए, ठीक है। एंड कंक्लूजन, सो बेसिकली राज्यसभा एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का और एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। सो जो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको प्लग इन करने की जरूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हाउ इफेक्टिव हैज इट बीन इन इंश्योरिंग प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीवीसी के बारे में आपसे पूछा गया है, फीचर्स क्या हैं, बेसिकली इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट योर आंसर बाय अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीवीसी, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स, क्या फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड सम एग्जांपल्स जहां पर सीवीसी एक तरह से इट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन एनहांसिंग द प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन अगर हम सीवीसी की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, एक एपिक्स एंटी करप्शन बॉडी है। क्या है? एंटी करप्शन बॉडी। नाउ इसको किससे बनाया गया था? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, संथनम कमिटी ने सजेस्ट किया था एंड वट गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन सीवीसी एक्ट 2003। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला है? 2003, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। फंक्शंस की बात करते हैं तो पहले कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सीवीसी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। सो कॉम्पोजिशन ये है, जो बेसिकली किस कमिटी से सिलेक्ट किए जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उनसे ये कमिटी बिठाई जाती है जिनसे सिलेक्ट किया जाता है किनको? सीवीसी को और 2 अदर मेंबर्स को। जुरिस्डिक्शन की अगर बात करते हैं, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको आर्म्ड फोर्सेस पे ये विजिलेंस नहीं कर सकते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे कॉर्पोरेशंस हैं, सोसाइटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, वहां पर इनकी जुरिस्डिक्शन आपको देखने को मिलती है। एंड इवन जो एम्प्लॉइज आपको पीएसयूज में देखने को मिलते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंक्स में देखने को मिलते हैं, वहां पर भी सीवीसी जांच कर सकती है। नाउ फंक्शंस क्या है? ऑब्वियसली बात है, इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू विजिलेंस। नंबर 2, रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन। अगर कहीं करप्शन हो रही है सेंट्रल बॉडीज में, वहां पर ये कंप्लेंट कर सकते हैं। रिव्यूइंग द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी केसेस। सो बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर उन पे डिसिप्लिनरी केसेस चल रहे हैं तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स जो कि गिल्टी पाए गए हैं कि इन्होंने करप्शन की है, ठीक है। ऐसे ही प्रिवेंटिव विजिलेंस मेजर्स भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रिवेंटिव विजिलेंस मेजर्स भी लिए जाते हैं, जहां पर कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, रिव्यूज, ये सारा पावर्स किनके पास है? फंक्शनिंग किसके पास है? सीवीसी के पास, राइट। अब एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सीवीसी ने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था जब हमने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पढ़ा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो सीवीसी है रेफर्ड द केस टू सीबीआई, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सबमिट करी गई थी एंड 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आपको देखने को मिला था। इसमें मेजर रोल किसका रहा है? सीवीसी का। नेक्स्ट आता है कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम। तो बेसिकली वो जो स्कैम हुआ था वहां पर भी सीवीसी ने रेफर किया था किसको? ये केस सीबीआई को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लग पाया। अगेन यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई थी किसको? सुप्रीम कोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, जब कॉमनवेल्थ हुई थी वहां पर भी स्कैम हुआ था, तो उसमें भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर भी स्कैम पकड़ा गया था। किसके द्वारा? इट इज सीवीसी। सो ये प्राइम एग्जांपल्स बन जाते हैं जहां पर सीवीसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन जाता है जो एंटी करप्शन एक्टिविटीज जो भी हमारे इंडिया में चल रही हैं उसको पकड़ने की, ठीक है जी। सो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, एडवाइजरी बॉडी है, इसको थोड़ी थोड़ी पावर्स हमें एनहांस करनी चाहिए जिससे कि जो एंटी करप्शन एक्टिविटीज हैं वो और भी हमारी कंट्री में स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना इंट्रोडक्शन आपने ऐसे ही करनी है। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बेसिकली आप आर्टिकल नंबर बता सकते हैं। आर्टिकल 324 टू 329 आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है, दैट डील्स विद व्हाट? इलेक्शन कमीशन। ना अगर हम रोल की बात करते हैं तो इनका सबसे प्रीमियर रोल क्या है? नंबर 1, दे कंडक्ट द इलेक्शंस। आप किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं? सो आपके जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा के। दूसरा, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो देखने को मिलती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो भी कौन होल्ड करता है? दैट इज इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कौन होल्ड करता है? इट इज द इलेक्शन कमीशन। सो दे कंडक्ट द इलेक्शंस। नंबर 2, एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड।
सो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वहां पर जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है वो कौन करता है? इट इज दी इलेक्शन कमीशन ओनली। सो जैसे आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC देखने को मिलता है, या फिर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। सो एक तरह से सारे एक स्ट्रक्चर पे हो सके जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। नेक्स्ट, रोल विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट करना, इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, प्लस टैग अलॉट करना कि नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इट एक्ट्स एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांटिंग रिकॉग्निशन ऑफ दी टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। सो बेसिकली एक तरह से कोर्ट का भी काम करती है, जहां पर भी आपको इश्यूज क्रिएट होते हुए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स के। नेक्स्ट, वोटर एजुकेशन। अब अवेयरनेस फैलाने का काम भी किसका है? इट इज इलेक्शन कमीशन का। ऐसे ही मॉनिटरिंग दी इलेक्शन एक्सपेंडिचर, कि आप एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं। अगर आप एक नेशनल पार्टी है, एक स्टेट पार्टी है, तो कैसे कितना आप पॉलिटिकल कन्वेस्टिंग में बेसिकली आप कितना खर्चा कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर पे भी एक लिमिट लगाई जाती है। एड्रेसिंग इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, अगर इलेक्शंस में कोई माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, करप्शन हो रही है कहीं ना कहीं, वहां पर भी जांच करना किसका काम हो जाता है? इलेक्शन कमीशन का। ना इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब भी हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो ध्यान आता है, इट इज दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुलवर्क जो बन जाता है, इट इज ECI। डन। ऐसे ही अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पहली याद जो आती है, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करके रखना, सस्टेन करके रखना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है। इंश्योरिंग पीसफुल इलेक्शंस, प्रमोटिंग वोटर पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा वोटर अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो ये भी काम किसका है? इट इज इलेक्शन कमीशन का। राइट। सो बेसिकली आप बता सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है। अगर आज हम अपनी इंडिया को कहते हैं इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द इलेक्शन कमीशन ओनली। सो अगेन इट प्रमोट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट, चाहे फिर वो वोटर एजुकेशन हो, पीस मेंटेन करना हो ड्यूरिंग द इलेक्शंस, करप्शन को रिड्यूस करना हो, माल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करना हो, वो भी काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का। राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, हमने स्टैट्यूटरी बॉडी एक CVC पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ECI पढ़ी, और एक राज्यसभा की इंपॉर्टेंस पढ़ी। राइट। सो अगेन अब जब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, आपने लक्ष्मीकांत उठानी है या आप अपने नोट्स उठाने हैं। जो भी टॉपिक्स आज हमने देखे हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा एक बार रिवाइज करना है, एंड वट एवर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, आप एक बार उसको पर्सनली खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं। राइट। सो दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।